वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 24 जुलाई 2021 और 24 जुलाई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है। तो बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप घर बैठे बिहार में आयोजित होने वाले इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर के अब तक यहाँ पर करंट अफेयर्स के जितने भी वीडियो अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि ये सारे वीडियो आपके लिए आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, खास करके जो बिहार में आयोजित होती है। और यहाँ पे मैं पीडीएफ की बात करूँ तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून ये पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप वहां पर जाकर इसका पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और जुलाई माह वाला भी जल्द ही अपडेट हो जाएगा। जब ये माह समाप्त होगा तो ये भी अपडेट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में 24 जुलाई 2021 को राजधानी पटना से कितने सीएनजी बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा, यानी कि आज ये मतलब इसका उद्घाटन किया जाएगा, ये शुरू किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर था ये था हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 50 सीएनजी बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो कि मैंने आपको बताया था और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि रोजाना आप चैनल पर जो वीडियो अपलोड होता है आप उसे देखिए और ये आदत बनाइए कि रोज सुबह आप वीडियो को देखें। इससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर होगी और आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। सभी लोगों ने इसका राइट आंसर किया है और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर चलते हैं जुलाई माह से जो संबंधित प्रमुख दिवस व तिथियां हैं उन्हें यहाँ पर देख लेते हैं। तो आज जो है हमारा आज है 24 जुलाई और आज है आयकर दिवस। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत में पहली बार डिजिटल शिक्षा से जेल में बंद कैदियों को जोड़ने की शुरुआत कहां से हुई है, किस जेल से हुई है। देखिए सबसे पहले आप ये याद रखिए इसकी जो शुरुआत हुई है, जो भी मतलब जेल में बंद कैदी है उसको मतलब डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की जो शुरुआत हुई है ये बिहार से हुई है और बिहार से ये बांका मंडल कारा से हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बांका जिले से इसकी शुरुआत हुई है। अब यहाँ पर जानते हैं इसके बारे में कि भारत में पहली बार डिजिटल शिक्षा से जेल में बंद कैदियों को जोड़ने की शुरुआत हाल ही में बांका मंडल कारा से की गई, अर्थात ये बिहार से की गई है। भारत में पहली बार ऐसी जो पहल शुरू की गई है ये बिहार से की गई है। अब यहाँ पर आगे लिखा गया यह भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित ग्रामीण डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान का ही भाग है। और नेक्स्ट में लिखा गया यह प्रशिक्षण अभियान 10 दिनों तक चलेगा और इस डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण में 14 से 60 वर्ष के साक्षर और असाक्षर सभी मतलब प्रतिभागी इसके बन सकते हैं। इनमें सभी मतलब हिस्सा ले सकते हैं जो कि 14 वर्ष से 60 वर्ष के उम्र के लोग होंगे। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है इसकी जो शुरुआत हुई है ये बांका मंडल कारा से हुई है। अब यहाँ पे बांका जिला की चर्चा हुई है तो मैप पर कुछ चीजें हैं यहाँ पर हम लोग देख लेंगे बांका जिला के बारे में। तो यहाँ पर जब आप नजर डालेंगे बिहार वाले मैप पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जमुई के बगल में, जमुई, मुंगेर और भागलपुर के बगल में ये बांका जिला है। अब बांका जिला कौन से प्रमंडल के तहत आता है? मैंने आपको बताया कि बांका बिहार में जो है ये 9 प्रमंडल है। तो 9 प्रमंडल में से बांका जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बांका जिला जो आता है ये भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम लोग भागलपुर प्रमंडल की चर्चा करते हैं। तो भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत ये बांका जिला आता है और इसका जो मुख्यालय है ये भागलपुर ही है। और भागलपुर प्रमंडल में जिलों की अगर हम संख्या की बात करें तो 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। एक तो हमारा यहाँ पे हो गया भागलपुर और दूसरा हो गया बांका। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। तो ये आपको यहाँ से याद रखना। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे प्रमंडल, जितने भी प्रमंडल है बिहार में 9 प्रमंडल और फिर 38 जिले, यहाँ पर पूरा का पूरा लिस्ट है। आप चाहें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा हुई है बिहार की। तो बिहार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप मैप पर देख सकते हैं ये बिहार की स्थिति है और बिहार के चौहद्दी जो है ये अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं एक बार पुनः आपको बता दूं कि बिहार के चौहद्दी क्या है। तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और अगर हम यहाँ पे बिहार की जो सीमाओं की बात करें तो बिहार की सीमा जो है ये 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये राज्य कौन कौन से हैं यहाँ पर जान लेते हैं। तो ये राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। और वहीं पर अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय
सीमा की, तो बिहार की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजधानी है पटना, राज्यपाल अभी वर्तमान में फागू चौहान, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राजकीय पक्षी है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। ये यहाँ से आप याद रखिए। चलिए आगे, यहाँ पर है राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा और बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और आपको यहाँ पर ये याद रखना, ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंकड़े हैं। और क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल है बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर। और राज्यभाषा की बात करें तो राज्यभाषा प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राज्यभाषा उर्दू है। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। और बिहार विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और बिहार के जो प्रमुख लोक नृत्य ये जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदिशा यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। अब यहाँ पर एक चर्चा ये भी कर लेते हैं कि बिहार का जो बंटवारा हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, झारखंड जब यहाँ से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का बंटवारा हुआ था बिहार से, यानी कि झारखंड अलग हुआ था। तो उस समय झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था संपूर्ण भूभाग का 46% भूभाग को लेकर, 46% क्षेत्रफल को लेकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था। और झारखंड के पहले जो मुख्यमंत्री थे ये थे बाबूलाल मरांडी। ये भी बात आपको याद रखना। अब जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं ये दो स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है। तो दो स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। और फिर नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए बिहार से कितने खिलाड़ियों को चुना गया है? बिहार से कितने खिलाड़ियों का चयन टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए किया गया है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक भी खिलाड़ियों का चयन नहीं किया गया बिहार से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस बार हम जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा का कोई भी खिलाड़ी को नहीं चुना गया, यानी कि इन सभी राज्यों के एक भी खिलाड़ी मतलब टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई नहीं किए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बिहार से एक भी खिलाड़ी का चयन नहीं किया गया। बिहार के अलावा जो राज्य और हैं उसे भी यहाँ से आपको याद रखना है। तो बिहार के अलावा जो राज्य है वो है छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। तो इन राज्यों से एक भी खिलाड़ी का चयन नहीं किया गया है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया है कि भारत दल में इस बार 119 खिलाड़ियों सहित 228 लोग शामिल है, जिसमें कि 67 पुरुष और 52 महिला खिलाड़ी है। ठीक है। और 18 खेलों के विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेंगे। मतलब ये जो 119 खिलाड़ी हैं ये 18 खेलों के विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेगा। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना। अब यहाँ पर देखिए एक लिस्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया। आप यहाँ पर देख के सारी चीज़ों को समझ पाएंगे किस राज्य से, मतलब कि जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो किस राज्य से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है। तो यहाँ पर ये सटीक आंकड़ा है। आप बहुत जगह देखते होंगे कुछ चेंजेज होता होगा, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे ऐड किया ये बिल्कुल सटीक है। ठीक है। तो हरियाणा से 31 खिलाड़ी का मतलब चयन किया गया टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए, और पंजाब से 19 और तमिलनाडु से 12, केरल से 8 तथा उत्तर प्रदेश से भी 8। वहीं पे महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र से 6 खिलाड़ी और दिल्ली तथा मणिपुर से 5 खिलाड़ी तथा झारखंड से 3 खिलाड़ियों का चयन इसमें किया गया। ठीक है। तो ये सब जानकारी यहाँ से आप याद रखिए, ये आपके सभी कंपीटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार विधानसभा में विधायकों के साथ मारपीट और बदसलूकी करने के मामले में कितने पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है? हालांकि ये जो मामला था ये मार्च में घटित हुआ था, लेकिन निलंबित अभी हाल ही में किया गया। तो 2 पुलिस कर्मियों को भी निलंबित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस बार हम जानते हैं कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 23 मार्च 2021 को हंगामे पर काबू करने के नाम पर विधायकों के साथ मारपीट और बदसलूकी मामले में 2 पुलिसकर्मी को दोषी करार देते हुए हाल ही में निलंबित कर दिया है। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया है। यह घटना मार्च 2021 की है, 23 मार्च 2021 की। अब यहाँ पर आगे अगला पॉइंट में मैंने एक एक्स्ट्रा फैक्ट को ऐड किया है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है कि इस वर्ष बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू हो रहा है और सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी और 30 जुलाई 2021 को सत्र का समापन होगा, जो कि यह सत्र है 5 दिवसीय सत्र है और इसमें 5 बैठकें होंगी 5 दिन में, और ये 26 जुलाई से शुरू होकर के 30 जुलाई को समाप्त हो जाएगा। ये यहाँ से आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा हाई स्ट्रेंथ मेटा स्टेबल बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु Ti10V2Fe3Ai विकसित किया गया है? यह मिश्र धातु का जो नाम है ये है Ti10V2Fe3Ai, जिसको मतलब कह सकते हैं हाई स्ट्रेंथ मेटा स्टेबल बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु। तो इसे जो विकसित किया गया ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने वेनियम, आयरन और एल्यूमिनियम युक्त एक हाई स्ट्रेंथ मेटास्टेबल बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु, जिसका कि मतलब रासायनिक सूत्र है
10V2Fe3AI विकसित किया है। यहाँ पर अगला पॉइंट में लिखा गया है इसे रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला में विकसित किया गया, जो कि DRDO की हैदराबाद स्थित एक प्रमुख प्रयोगशाला है और इसी प्रयोगशाला में इसे विकसित किया गया, जो कि हाई स्ट्रेंथ मेटा स्टेबल बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु है। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में स्टैंड अप इंडिया योजना अर्थात स्टैंड अप इंडिया स्कीम की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इस अवधि को 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं, केंद्र सरकार ने हाल ही में स्टैंड अप इंडिया योजना यानी कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम की अवधि को वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। ये आप याद रखिए। अब यहाँ पर आगे लिखा गया, इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ताओं को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु ऋण की सुविधा के लिए किया गया था। यानी कि यहाँ पर आप सीधा सीधा याद रखें, इसकी जो शुरुआत की गई थी 5 अप्रैल 2016 को, इसका उद्देश्य यह था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित महिला उधारकर्ताओं को उद्यमशीलता यानी कि उद्यम स्थापित करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए ऋण सुविधा मतलब कि मुहैया कराना ही इसका मतलब कि उद्देश्य था, जो कि 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। अब इस स्कीम की अवधि को बढ़ाकर 2025 कर दिया गया है, अभी चर्चे में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, हाल ही में अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन से अंतरिक्ष की यात्रा कर कितने समय में पृथ्वी पर वापस आया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लगभग 11 मिनट में पृथ्वी पर वापस आया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में जानते हैं कि हाल ही में अमेजन के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस ने अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के कैप्सूल से अंतरिक्ष यात्रा पूरी कर लगभग 11 मिनट अर्थात 10 मिनट 20 सेकेंड में पृथ्वी पर वापस आया है। और यहाँ पे आगे लिखा गया उनके साथ 3 यात्री थे, जिनमें कि एक उनके भाई और दूसरे वेली फंक और ओलिवर डेमेन शामिल थे, जो कि यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। इनके अलावा 3 यात्री और शामिल थे, अर्थात कुल मिलाकर 4 यात्री अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। अब यहाँ पर मैंने इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्ट को ऐड किया है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हालांकि पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आगे लिखा गया कि हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष यानी कि अंतरिक्ष यान से 6 लोग अंतरिक्ष यात्रा किया था, जिनमें कि भारतीय मूल की सिरिसा बंदला भी शामिल थे, जो कि मैंने आपको बताया था। आई होप कि आपको ये याद होगा। अगर आपने रेगुलर वीडियो को वॉच किया तो ये मतलब कर सकते हैं पिछले 7 से 8 दिन पहले ये शायद मैंने आपको बताया था। 5 से मतलब 8 दिन के अंदर ये मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे आगे लिखा गया कल्पना चावला के बाद वह भारत में जन्मी दूसरी ऐसी महिला है जो अंतरिक्ष में गई है, किंतु वह अंतरिक्ष में जाने वाले चौथी भारतीय थी। अगर भारतीय की अगर बात किया जाए तो चौथी भारतीय थी जो कि मतलब अंतरिक्ष में गया। और वह अगर भारत में जन्मे मतलब की अगर बात करें तो यहाँ पर कल्पना चावला के बाद ये मतलब भारत में जन्मी ऐसी दूसरी महिला थी जो कि अंतरिक्ष का दौरा किया था। तो यहाँ से ये जानकारी आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करें। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आपका फर्ज बनता है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो प्लीज आप लोग लाइक करके हमारे मोटिवेशन को जरूर बढ़ाइए। आज की इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 750 लाइक का। मुझे इस वीडियो में 750 लाइक चाहिए। अगर आपको वीडियो सचमुच का पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और चर्चा हो रही थी यहाँ पर अमेजन के बारे में। तो अमेजन के बारे में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि थोड़े से मतलब इंपॉर्टेंट है, उसे यहाँ पे मैंने ऐड किया है, तो जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अमेजन वाशिंगटन में स्थित एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है, जो कि आप यहाँ पे कह सकते हैं ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित है। और ये तीनों ही क्षेत्रों में ये अमेजन मतलब अपनी कार्य करता है। और यहाँ पे आगे लिखा गया अमेजन दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी भी है। और साथ ही अमेजन की स्थापना जो हुई थी ये 5 जुलाई 1994 को हुई थी और इसका मुख्यालय सिएटल वाशिंगटन अमेरिका में है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के कोल्लम जिले के पेरुकुलम को राज्य की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है? कोल्लम जिले के पेरुकुलम गांव को मतलब कि किस राज्य के मतलब पहले बुक विलेज का खिताब दिया गया है? तो इसका संबंध केरल से है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पर जानते हैं हाल ही में कोल्लम जिले के एक छोटे से गांव पेरुकुलम को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया यहाँ स्थित बापूजी स्मारक ग्रंथशाला जो कि गांव का एक पुस्तकालय है, जो कि इस गांव को राज्य का पहला पुस्तक गांव बनाने के इस प्रयास में सबसे आगे है। और इसी कारण मतलब इस गांव को विलेज मतलब बुक विलेज या फिर पुस्तक गांव के रूप में उपाधि दिया गया है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया इस गांव के विभिन्न भागों में बुक सेल्फ या फिर बुक नेस्ट स्थापित है, जहां से कोई भी व्यक्ति
व्यक्ति किताबें ले जा सकता है और पढ़कर उन्हें वापस वहां पर रख सकता है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट में लिखा गया कि महान मलयालम लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर ने इस गांव को बुक विलेज कहकर संबोधित किया था। ये भी बात आपको यहाँ पे याद रखना है। सबसे पहले इस गांव को बुक विलेज कहकर संबोधित किसने किया था? तो मतलब कह सकते हैं केरल के जो महान मलयालम लेखक हैं एम.टी. वासुदेवन नायर, तो इन्होंने ही पहली बार इसे संबोधित किया था। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा चर्चे में है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर कल वाले वीडियो मैंने आपको एक इसी तरह का कुछ प्रश्न था, हालांकि मिलता जुलता था, कि मतलब कि बालिका पंचायत की शुरुआत कहाँ पे हुई। तो बालिका पंचायत की शुरुआत जो हुई थी मैंने आपको बताया था कच्छ जिले में हुई, गुजरात में। तो ये सारे कुछ ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपसे कभी भी किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये थोड़े से यूनिक होते हैं, करंट अफेयर्स तो है ही साथ ये यूनिक है जो कि लंबे समय तक ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है, ये सभी प्रश्नों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार कहां पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा। तो ये घोषणा भी हाल ही में जो किया गया है, तो इसके अनुसार मथुरा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मथुरा उत्तर प्रदेश में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOC ने भविष्य में क्लीन एनर्जी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मथुरा उत्तर प्रदेश रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे आगे लिखा गया कि पहले यहाँ प्राकृतिक गैस जैसे कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन की जाएगी और इसके लिए कंपनी 250 मेगावाट बिजली का इस्तेमाल करेगी और जो कि वह सौर ऊर्जा और अक्षय स्रोतों से मतलब कि पैदा करेगी। और यहाँ पे उसके बाद और फिर इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब उत्पादन किया जाएगा। ये सारे प्रोसेस से गुजरेगी और इसका मतलब कि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। और ये मतलब कहाँ पे होगा ये आपको यहाँ से याद रखना है, जो कि मतलब भारत में पहली बार ऐसी पहल किया गया है, जो कि कह सकते हैं ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में किया गया है, जो कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा और ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के तहत ये लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर चर्चा हुई इंडियन ऑयल की, तो इंडियन ऑयल के बारे में कुछ चीजें यहाँ पर मैंने ऐड किया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर भारतीय तेल निगम भारत सरकार की सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधन और विपणन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, यानी कि ये सरकारी कंपनी है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे आगे लिखा गया इंडियन ऑयल को सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा प्राप्त है और भारत में इसका पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में कुल हिस्सा 47% है और तेल शोधन में 40% हिस्सा मतलब इंडियन ऑयल का है। और भारत की कुल 19 तेल परिशोधकों में 10 इंडियन ऑयल के स्वामित्व के अधीन है। और यहाँ पे इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1959 में हुई थी और इंडियन ऑयल का जो मुख्यालय ये नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं संजीव सिंह। और इंडियन ऑयल का जो उत्पाद है वो भी आप यहाँ से याद रखिए, जो सरकारी जो कंपनी है इंडियन ऑयल, जो कि मतलब भारत सरकार की एकीकृत कंपनी है और इसे मतलब यहाँ पर इसके जो उत्पाद है, इसके उत्पाद में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, LPG और पेट्रो रसायन ये इसके प्रमुख उत्पाद हैं। तो ये सब यहाँ से आज याद रखिए। अब यहाँ पर चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि इस चैनल के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक मतलब कह सकते हैं क्विज का आयोजन किया जाता है। ये प्रत्येक शाम ये क्विज का आयोजन होता है। यहाँ पर आप इस इमेज में, इस टेलीग्राम वाले इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप अगर इसे ज्वाइन करते हैं तो आपकी मतलब कह सकते हैं परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से होगी, खास करके करंट अफेयर्स की। यहाँ पे आप अपनी तैयारी को आकलन कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर मतलब डेली क्विज होता है, एग्जाम से संबंधित अपडेट्स आपको मिलेगा, फ्री PDF जो होंगे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा, वो सभी के सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर हम बात करें फेसबुक पेज की, तो फेसबुक पे आपको जो भी एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सारी चीजें फेसबुक पे आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही आपको BPSC जैसे परीक्षा से संबंधित, तैयारी से संबंधित कुछ भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो डायरेक्टली हमें आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम का ये हमारा यहाँ पे ये ID है, इस ID पे हमें फॉलो करके सारी चीजें आप वहाँ से पूछ सकते हैं बेझिझक। आप वहाँ पे आपको वहाँ पे सारे मतलब प्रश्नों का मतलब आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न, किस देश ने हाल ही में 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया है? किस देश ने अभी हाल ही में ये मतलब ट्रेन का अनावरण किया है जिसकी जो रफ्तार है ये 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है? इसका राइट आंसर होगा चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में पूर्व एशियाई देश चीन ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि यह जमीन पर चलने वाली दुनिया की सबसे तेज वाहन है जिसका नाम है मैग्लेव ट्रेन, जो कि मतलब अभी हाल ही में इसका अनावरण चीन के द्वारा किया गया है और इसकी रफ्तार आपको याद रखना 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। और यहाँ पे आगे लिखा गया जो कि यह विद्युत चुंबकीय बल का उपयोग करती है और इस योजना का कार्य अक्टूबर 2016 में शुरू किया गया था। और ये सारी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं, यही है मैग्लेव ट्रेन।
उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना को 5 और तटरक्षकों को 10 स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन सौंपी गई है। यह समुद्र के अंदर कितने किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। ये जो स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन सौंपा गया है 5 भारतीय नौसेना को, वहीं पर तटरक्षक सेना को 10 स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन सौंपा गया है। इस गन का जो मारक क्षमता है ये पानी के अंदर मतलब समुद्र के अंदर कितने किलोमीटर तक है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1.7 किलोमीटर, यानी कि अर्थात कह सकते हैं लगभग 2 किलोमीटर के आसपास इसकी मारक क्षमता है। तो इजराइल के सहयोग से आयुष निर्माणी तिरुचिरापल्ली द्वारा निर्मित यह मशीन गन समुद्र के अंदर 1.6 अर्थात कह सकते हैं लगभग 2 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इस मशीन गन को स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन भी कहते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ से याद रखिए। और यहाँ पे आगे लिखा गया कि हाल ही में यह भारतीय नौसेना को 5 और तटरक्षकों को 10 स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन सौंपी गई है। और फिर यहाँ पे आगे लिखा गया कि यह बंदूक दिन और रात के संचालन के माध्यम से लक्ष्यों के अवलोकन और ट्रैकिंग के लिए एक इनबिल्ट सीसीडी कैमरा, थर्मल इमेजर और एक लेजर रेंज फाइंडर से लैस है। यानी कि इस मतलब कह सकते हैं जो गन है ये सारी चीज़ों से लैस है, कह सकते हैं इनबिल्ट सीसीडी कैमरा इसमें लगा है, थर्मल इमेजर है और साथ ही ये लेजर रेंज फाइंडर से भी लैस है। तो ये सब खासियत है इससे मतलब कि स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन में। और इसकी जो मतलब मारक क्षमता है ये समुद्र के अंदर 1.7 किलोमीटर है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से याद रखिए। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न, किस बैंक ने हाल ही में पावरेड वर्चुअल असिस्टेंट फीडी लॉन्च किया है। किस बैंक ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इसे लॉन्च किया गया फेडरल बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में फेडरल बैंक ने ग्राहकों को किसी भी समय बैंकिंग से संबंधित समस्याओं में मदद करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावरेड वर्चुअल असिस्टेंट फीडी लॉन्च किया है। फीडी को एलेसा, गूगल असिस्टेंट और व्हाट्सएप के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। ठीक है, और इससे पहले फेडरल बैंक ने फेड सेल्फी नामक एक स्कीम लाया था जिसके तहत व्यक्ति केवल एक सेल्फी लेकर अपना खाता खोल सकते थे, यानी कि ये वर्चुअली था। अब यहाँ पर ये सारी जानकारी याद रखिए, ये अभी हाल ही में जो फीडी लॉन्च किया गया है फेडरल बैंक के द्वारा, तो ये इसका मतलब उद्देश्य यह है कि मतलब ग्राहकों को, जो भी फेडरल बैंक के ग्राहक होंगे उसको मतलब कि सही समय पर मतलब कि जो भी बैंकिंग से संबंधित समस्या होंगे उसका निदान किया जाएगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान रखते हुए फेडरल बैंक के द्वारा ये सुविधा शुरू किया गया है। और ये भी याद रखिए कि फेडरल बैंक के द्वारा फेड सेल्फी नामक एक स्कीम पहले भी लाया गया था जिसके तहत सेल्फी लेकर कहीं एक मतलब बैंक खाता का शुरुआत किया जा सकता था। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की किस बीमा कंपनी ने हाल ही में आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना पेश की है। तो किस मतलब बीमा कंपनी के द्वारा भी आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना पेश किया गया है। इसका राइट आंसर होगा भारतीय जीवन बीमा निगम, यानी कि LIC के द्वारा ये शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना पेश किया है और इसके तहत निर्दिष्ट स्वास्थ्य जोखिमों पर स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। और LIC का मुख्यालय भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में है। ये सारी जानकारी यहाँ से याद रखिए। अभी हाल ही में जो स्वास्थ्य बीमा योजना पेश किया गया जिसका नाम है आरोग्य रक्षक, ये अभी हाल ही में LIC के द्वारा पेश किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा आयुष मंत्रालय खोला जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने पिछले वीडियो में दिया है। अगर आपने हमारे वीडियो को रेगुलर वॉच किया है तो इसका आंसर आपको याद होगा। इसका आंसर क्या है कृपया कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए और आप चाहें तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें pre21 लिख के मैसेज करें अगर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के इच्छुक है तो। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना है बल्कि मैसेज करना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।